दादीसा की तबीयत बिगड़ी। रिंग चोरी मिस्ट्री का सच सामने आया। कृष पर लगा इल्जाम। अभीरा की खामोशी, अरमान का गुस्सा और दादीसा की सांसों पर मंडराता खतरा। देखिए पूरा ड्रामा। आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पूरे घर में धोलन गाड़ों की आवाज, मुस्कुराते चेहरे और रस्मों की हलचल के बीच आखिरकार सगाई की रस्म पूरी हो जाती है। चारों तरफ तालियों की गूंज है, मेहमान खुश है, घर की औरतें एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रही हैं। हर कोई यही मानकर चल रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक और परफेक्ट तरीके से हो गया है। लेकिन इसी खुशी के बीच अभीरा की नज़र अचानक उस एंगेजमेंट रिंग पर पड़ती है, जो अरमान की उंगली में चमक रही होती है। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी उतर आती है, जैसे दिल ने दिमाग से पहले कुछ गलत महसूस कर लिया हो। अभीरा धीरे धीरे उस रिंग को गौर से देखती है। उसे एक सेकंड भी नहीं लगता समझने में कि ये वही रिंग नहीं है जो मासा ने दी थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। वहां इतने सारे मेहमान हैं, कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। वह बिना किसी को बताए चुपचाप माधव जी और विद्या को साइड में ले जाती है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन सवाल सीधा और तेज है। ये नकली रिंग यहाँ क्या कर रही है? मासा की दी हुई असली रिंग कहाँ है? माधव जी एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाते। विद्या का चेहरा उतर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे तय कर रहे हों कि सच अब कितनी देर छुपाया जा सकता है। आखिरकार विद्या गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ती है और धीरे से कहती है कि रिंग चोरी हो गई है। यह सुनते ही अभीरा की आंखें फैल जाती हैं। वह पलटकर अरमान की तरफ देखती है, जो पास ही खड़ा होता है। अरमान भी यह सुनकर हैरान रह जाता है और अनजाने में थोड़ा ऊंची आवाज में कह बैठता है, रिंग चोरी हो गई। अभीरा तुरंत उसे इशारे से चुप कराती है। धीरे बोलो, यहाँ सब है। विद्या बताती है कि सुबह जब वे लोग अभीरा के कमरे में रिंग्स लेने गए थे, तभी उन्हें पता चला कि असली रिंग गायब है। पहले तो सबको लगा शायद कहीं रख दी होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे साफ हो गया कि वह चोरी हो चुकी है। विद्या आगे बताती है कि वह खुद उस ज्वेलर के पास गई थी, जहां से पता चला कि वही रिंग किसी ने बेच दी है। ज्वेलर ने बताया कि रिंग बेचने वाला आदमी एक कार में बैठा था और उसी कार में उसे पैसे दिए गए थे। जब विद्या ने उस कार को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि आज वही कार कृष लेकर आया है। उधर फंक्शन खत्म होते होते मेहमान एक एक करके घर से जाने लगते हैं। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। मायरा अभी भी उछल कूद कर रही होती है, तो अभीरा उसे प्यार से समझाकर कमरे में भेज देती है कि वो थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि अगले दिन फिर से फंक्शंस है। जैसे ही घर थोड़ा शांत होता है, अभीरा सीधे दादीसा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दादीसा की आंखों में सवाल है। वह सख्त आवाज में कहती है कि अभीरा अब बताएगी कि आखिर सच क्या है। अभीरा कहती है कि वह इसलिए चुप थी क्योंकि मेहमान थे, लेकिन अब उसे जानना है कि उसकी असली रिंग कहाँ है। वह साफ कहती है कि उसने पहले नज़र में ही पहचान लिया था कि ये रिंग नकली है। दादीसा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अरमान और अभीरा दोनों से कहती है कि उन्होंने उन पर जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी बीच कियारा की नज़र रिंग पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछ बैठती है, क्या ये रिंग नकली है? ये आपकी नहीं है? माहौल और भारी हो जाता है। अभीरा तुरंत सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वह कहती है कि दादीसा ने उसे जिम्मेदारी दी थी और उसी से गलती हो गई। रिंग उसके हाथों से खो गई। लेकिन अरमान तुरंत उसका विरोध करता है। वह आगे आकर कहता है कि इसमें अभीरा की कोई गलती नहीं है, रिंग उसकी वजह से खोई है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एक दूसरे पर इल्जाम लेने की होड़ लग जाती है। नहीं, मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, गलती मेरी है। उनकी आवाजें पहुंची होने लगती है। यह सब देखकर विद्या अचानक जोर से चिल्ला पड़ती है। वह कहती है कि न इसमें अभीरा की गलती है और न ही अरमान की। रिंग चोरी हुई है और वह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि कृष ने की है। यह सुनते ही कृष सन्न रह जाता है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर साफ नजर आता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है और मासूम बनने की कोशिश करता है। काजल आगे आकर पूछती है कि जो विद्या कह रही है क्या वो सच है? कृष साफ तौर पर इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और अगर किसी को उस पर शक है तो सबूत दिखाए। विद्या बताती है कि उसने ज्वेलर के बाहर कृष की कार देखी थी और वही आदमी जिसने रिंग बेची थी उसी कार में बैठकर पैसे ले रहा था। कृष पलटकर सवाल करता है कि क्या विद्या ने उसे खुद रिंग बेचते देखा था या पैसे लेते देखा था। जब विद्या कहती है कि नहीं, तो कृष कह देता है कि फिर बात यही खत्म हो जाती है।
वह गुस्से में कहता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अरमान का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है। वह कृष की तरफ बढ़ता है, लेकिन काजल बीच में आकर कहती है कि जब अभीरा पर इल्जाम लग रहा था तब तो अरमान ने कुछ नहीं कहा। फूफासा भी कृष के समर्थन में आ जाते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की, तो बात खत्म। अरमान तीखे लहजे में पूछता है कि फिर कृष से यह भी पूछा जाए कि उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, वह किस मुसीबत में है कि अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहा है। यह सुनते ही कृष चिल्ला उठता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी अपनी है और वह चाहे जो करे। उसकी ऊंची आवाज और तनाव भरा माहौल देखकर दादीसा को चक्कर आने लगता है। अभीरा तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दादीसा की हालत बिगड़ जाती है और घर में हड़कंप मच जाता है। फौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर दादीसा को चेक करते रहते हैं। घर वाले बेचैन होकर पूछते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अरमान भी घबराया हुआ है। कुछ देर बाद डॉक्टर गंभीर आवाज में बताते हैं कि दादीसा को मिनी हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साफ चेतावनी देती है कि अगर आगे उन्हें जरा भी स्ट्रेस दिया गया तो बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। उन्हें तुरंत अस्पताल शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर के जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अरमान एम्बुलेंस का इंतजाम करने की बात करता है। इसी बीच अभीरा खुद को संभालकर सबके सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में मजबूती। वह सबको डांटते हुए कहती है कि क्या दादीसा ने उन्हें इसी दिन के लिए पाला था। घर का बंटवारा, रिश्तों में अहंकार और अब घर की रिंग तक चोरी हो रही है। वह कहती है कि हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, लेकिन दादीसा के मामले में वजह सिर्फ और सिर्फ घर का स्ट्रेस है। अभी माधव जी का फोन बजता है। वह कॉल उठाते ही अरमान और कृष को नीचे चलने के लिए कहते हैं। नीचे जाकर पता चलता है कि पुलिस आई हुई है। पुलिस के सामने भी कृष खुद को बेगुनाह बताता है। तभी वह आदमी बुलाया जाता है जिसने रिंग बेची थी। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। काजल और फूफासा भी वहां पहुंच जाते हैं। माधव जी कहते हैं कि सच सामने आने दीजिए। काजल कहती है कि मासा की तबीयत खराब है और ये सब अभी क्यों, लेकिन पुलिस और अरमान चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कृष के चेहरे पर पसीना साफ दिखता है। अरमान उस आदमी से पूछता है कि ध्यान से देखें, कहीं यही वही शख्स तो नहीं जिसने उसे पैसे दिए थे। वह आदमी कृष के आसपास घूमता है, उसे देखता है और आखिरकार कहता है कि नहीं, यही वो आदमी नहीं है। वह बताता है कि उसने उस शख्स की शक्ल देखी ही नहीं थी, बस फोन पर बात हुई थी। फोन नंबर पर कॉल करने पर पता चलता है कि नंबर बंद है। कृष अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है। सोचता है कि उसने सही समय पर सिम फेंक दी और कार भी बदल ली। पुलिस भी फिलहाल कुछ नहीं कर पाती। कहानी यहीं आकर एक ऐसे मोड़ पर रुक जाती है जहां सच अभी भी अधूरा है। दादीसा जिंदगी और मौत के बीच है और घर के रिश्ते सवालों के घेरे में। अभीरा की आंखों में हल्की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। वह जैसे अपने आप से लड़ रही हो कि कैसे सबको सच बता सके, कैसे सबको संभाले। इसी बीच अरमान जल्दी से कृष के पास जाता है, उसे गले लगाता और दिल की राहत जाहिर करते हुए कहता है, थैंक गॉड, जो मैं तुम पर शक कर रहा था वह गलत साबित हुआ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता। कृष के चेहरे पर एक हल्की राहत झलकती है, लेकिन अभी भी डर और तनाव उसके कदमों में महसूस होता है। पुलिस वाले धीरे से कहते हैं, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कृष ने यह रिंग नहीं चुराई। हमें अभी भी सारी सच्चाई पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जारी रखना होगा। माधव जी सख्त आवाज में कहते हैं, हमें किसी भी हालत में वह रिंग वापस लानी होगी, चाहे जितना भी समय लगे। यह मैटर पूरा करना पड़ेगा। पुलिस वाला बताता है कि जब तक कालपेट पकड़ा नहीं जाएगा, ज्वेलर से रिंग नहीं ली जा सकती क्योंकि वह नीलामी में जा चुकी है। दूसरी तरफ कियारा पूरी तरह रो रो कर कमजोर हो गई है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही है। अभीरा उसे गले लगाकर सहारा देता है, शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमें अभी सिर्फ सोच समझकर कदम उठाना होगा। कियारा हल्की रोती हुई कहती है, मुझे लगता है कि दादीसा की हालत इतनी खराब है कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अभीरा उसकी तरफ मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम भी ये नहीं कहती तब भी मैं शादी पोस्टपोन कर देता। दादीसा की तबीयत ऐसी है कि फेरे लेने जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। हमें पहले उनकी देखभाल करनी होगी। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए रूम में चले जाते हैं। तभी अरमान की आवाज आती है, दादीसा की एम्बुलेंस आ चुकी है, हमें जल्दी से उन्हें शिफ्ट करना होगा। अभीरा और कियारा तुरंत वहां पहुंचते हैं। कियारा गंभीर स्वर में कहती है, हमें दादीसा की हालत देखकर यह फैसला लेना होगा कि शादी को आगे बढ़ाया जाए। मैं समझती हूं कि इस समय फेरे लेना सही नहीं होगा।
लेकिन दादीसा अपनी मजबूत आवाज में चुप्पी तोड़ती है। नहीं, शादी उसी दिन होगी। मेरी वजह से इसे रोकने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी पोती को दुल्हन की जोड़े में देखकर मेरी तबीयत सुधर जाए। मैं चाहती हूं कि ये शादी कल के कल ही हो। जो मुहूर्त है वही मुहूर्त पे फेरे हों। और सुन लो, अगर मुझे हॉस्पिटल ले जाओगे तो मेरे हाथ का हिसाब होगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे घर में ही खुश रहना है। सभी की सांसें थम जाती हैं। दादीसा की दृढ़ता देखकर हर किसी के चेहरे पर सम्मान और चिंता दोनों झलकते हैं। अरमान, अभीरा और कियारा उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे घर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्या कार में बैठकर सोच रही होती है। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष के लिए उसकी गट फीलिंग मजबूत बनी रहती है। मैंने जो देखा वही सच है। कार का नंबर, सारी घटनाएं, सब कुछ, ये सब कृष ने ही किया है। मुझे पता है उसके हर रग रग से। माधुरी जी नरम स्वर में कहती है, विद्या, कोई सबूत नहीं है कि उसने किया। उसने खुद कबूल किया कि उसने कुछ नहीं किया। गुस्से में आकर किसी पर इल्जाम मत लगाओ। विद्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह लगातार अपनी गट फीलिंग पर अडिग रहती है। मुझे लगता है कि ये सब कृष ने किया है। मैंने उसे बचपन से पाला है, उसकी हर आदत और हर भावना से वाकिफ हूं। फिर भी मेरी इंट्यूशन मुझे यही कह रही है कि सच वही है। माधव जी धीरे से कहते हैं, यह मैटर अब यही बंद करो। फिलहाल दादीसा की खुशी पहले है। फिर दादीसा को उनके रूम में ले जाया जाता है। वह कमरे में आकर मुस्कुराती हैं, अरे वाह, आज तो बिना किसी बड़े समारोह के सभी लोग यहीं जमा हो गए। अच्छा लगा, सब खुश हैं। मुझे भी यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब घर का बंटवारा जो भी हो, मैं जानती हूं कि सब ठीक रहेगा। अरमान जल्दी से कहता है, दादी साहब, ऐसा कोई नहीं सोच रहा, बस आप ही यह सोच रही हैं। दादीसा धीरे से मुस्कुराती है, देखो अरमान, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं अमृत नहीं पीकर नहीं आई। मैं यहां आई तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं। कल तुम्हारी बहन की शादी उसी मुहूर्त पर हो जिस समय तय है। शादी टाली गई तो परिवार बिखर जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। दादीसा अभीरा की तरफ देखती हैं, तुम हमेशा जिद्दी रहती हो। आज मैं चाहती हूं कि यह जिद तुम्हारे अंदर रहे। कियारा की शादी उसी दिन होनी चाहिए। सब लोग मिलकर रहे, परिवार जुड़ा रहे। मैं सिर्फ यही देखना चाहती हूं। अभीरा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, ठीक है दादीसा, आपको जैसा चाहिए वैसा ही होगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि कियारा और मैं उसी समय शादी करेंगे जिस समय तय हुआ है। आपकी जिद पूरी होगी और आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दादीसा गले लगकर मुस्कुराती हैं। रूम में एक सुकून की लहर फैलती है। वहीं अभीरा अरमान से पूछती है, तुम्हें लगता है कि सच का पता चलेगा? प्रूफ तो अभी तक कृष के खिलाफ नहीं मिला। अरमान गंभीर स्वर में कहता है, मुझे पता है माँ झूठ नहीं बोल रही और कृष भी नहीं। हमें सच का पता लगाना होगा, ये बहुत जरूरी है। अभीरा एक पल के लिए झिझकती है। मुझे लगता है कि हमें अब इसे गिव अप कर देना चाहिए। अरमान शौक होकर कहता है, गिव अप? हमारी डिक्शनरी में गिव अप नहीं होता। तुम क्या कहना चाहती हो? अभीरा धीरे से कहती है, दादीसा ने भी इसे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक को अब बढ़ाना सही नहीं। हमें ज्वेलर्स से रिंग लाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि यह सोचने में कि कृष ने चोरी की या नहीं। अरमान हल्का मुस्कुराता है और उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वह उसके कान में एयरपॉड्स डाल देता है, म्यूजिक बजा देता है और कहता है, थोड़ा रिलैक्स कर लो। गिव अप तो हमारी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। अभीरा धीरे धीरे म्यूजिक की लय में मुस्कुराती है। वह थिरकती है, उसके चेहरे पर तनाव थोड़ी कम होने लगता है। डांस के बीच वह अरमान से पूछती है, मेरा मूड तभी ठीक होगा जब तुम ज्वेलर्स से रिंग वापस लाने की कोशिश करोगे। तभी सब सही लगेगा, वरना मेरी फीलिंग्स अनसैट हो जाएंगी। अरमान समझता है कि ये सिर्फ एक फनी पल नहीं, बल्कि अभीरा की गंभीर जिद है। वह गंभीर स्वर में कहता है, ठीक है, हम इसे यहीं से आगे बढ़ाएंगे। किसी भी हाल में गिव अप नहीं होगा। अभीरा मुस्कुराकर कहती रहे, तुमने कहा था कि कियारा और मेरी शादी में फोकस रहना चाहिए। बुआ और माँ के झगड़े में मत पड़ो। मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा। दोस्तों, इस पल में परिवार की भावनाएं, दादीसा की जिद और अभीरामान की जिम्मेदारी सब एक साथ दिखाई देती है। दादीसा की अंतिम इच्छाएं, विद्या की गट फीलिंग और कृष का रहस्य अब भी घर के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड और नए अपडेट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।